लास्ट वीडियो में हम लोग रिमार्क देख रहे थे, कुछ पॉइंट्स हुए थे, 3 पॉइंट रिमार्क के हुए थे लास्ट वीडियो में, आप लोग देख लें। ये चौथे पॉइंट से रिमार्क स्टार्ट कर रहे हैं। रिमार्क पॉइंट में हम लोगों ने कुछ फार्मूले भी पढ़े थे कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर 2 वर्टेक्स पता है तो तीसरा वर्टेक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला वगैरह भी हम लोग देख रहे थे। एक और फार्मूला देख लो चौथे पॉइंट में। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज कर लो कि आपको ए बी सी, जहां पर बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए का आपको x1 y1 कोऑर्डिनेट पता है, सी का आपको x2 y2 कोऑर्डिनेट पता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 2 साइड जो बेस और परपेंडिकुलर वाली साइड हैं ये आपस में कैसी हैं, आपस में लेंथ में इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पर अगर मान लो कि ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये भी गिवन है, ये दोनों चीजें आपको मालूम है, मतलब हाइपोटेनियस का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। किसी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में या राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का एंड पॉइंट पता हो और ये वर्टेक्स हमको अगर निकालना हो तो इस वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए हम लोग जो डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी विल बी x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 बाई 2 और y1 प्लस y2 माइनस प्लस x1 माइनस x2 बाई 2। याद करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला फार्मूला आपको पता होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर 2 वर्टेक्स, 2 कोऑर्डिनेट पता थे वर्टेक्स के, तो ऐसी सिचुएशन में जो तीसरा होता था वो भी फार्मूला कुछ ऐसा ही था। हमने उस समय बोला भी था, तीसरी वाली प्रॉपर्टी जो थी, तीसरा वाला जो रिमार्क था इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे हमने बोला था कि ये जो आपके सामने यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, इसका हम यूज़ अभी आगे और भी करेंगे, धीरे धीरे अपने आप याद होने लगेगा। यहाँ पर देखो, अब ये इस टाइप का अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेनियस का एंड पॉइंट पता है और आपको ये वाला वर्टेक्स चाहिए, तो एक तो तरीका है कि आप इसको बी को कुछ सपोज करो, अल्फा बीटा एक्स वाई कुछ भी, और फिर इसकी इक्वेशन सबको मिला करके जो भी यहाँ रिलेशन फॉर्म हो सकता है इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना करके फिर उस एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो वो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा और लगभग 3 से 4 से 5 मिनट तक आपको इसमें वेस्ट करना पड़ सकता है अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो। और यहाँ इस फार्मूले का यूज करके हम लोग डायरेक्ट बी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ रिमार्क हम जितना भी लिखवा रहे हैं, तो रिमार्क में आपको जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग करेंगे वो सब चीज़ें यहाँ रिमार्क में बताई जाएंगी। तो जितने भी मेरे नोट्स यहाँ पर आप वीडियो लेक्चर में आपको मिल रहे हैं, आप जो नोट कर रहे हैं, उसमें जैसे भी रिमार्क पॉइंट आ जाए, रिमार्क पॉइंट को बहुत केयरफुली समझेंगे और उसको उसी के हिसाब से लिखेंगे, और क्वेश्चन जो आते हैं आपके सामने उसमें वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जितने भी रिमार्क्स हमने यहाँ पर अपने पूरे इस सिलेबस में या पूरे चैप्टर में बना रखे हैं, हर चैप्टर में आपको रिमार्क्स इस तरीके से वीडियो में मेरे मिलते होंगे और आगे भी मिलेंगे। वो जो रिमार्क्स हैं वो जेई के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेगुलरली या जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए ये कैटेगराइज फॉर्म में कुछ फार्मूले बनाए गए हैं, इकट्ठा कर दिए गए हैं, जो यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। इसका आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इस बी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। यानी किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो उसका वो पॉइंट जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको डायरेक्टली इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। और सेम यही फार्मूला था, बस यहाँ पर प्लस माइनस के बाद √3 और यहाँ माइनस प्लस के बाद √3 लिख गया था। तो वो फार्मूला हम लोगों में किस में यूज किया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के थर्ड वर्टेक्स को फाइंड करने में। ठीक।
अब यहां पर एक चीज और देखो, इस फार्मूले से बी तो निकल गया, लेकिन यहां पर चीज दिख रही होगी कि प्लस माइनस और यहां माइनस प्लस। इसका मतलब कि जब इसका प्लस लेंगे, इसका मतलब क्या है देखो, थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि 10th के बाद वाले भी कुछ बच्चे वीडियो वगैरह देखते हैं, टारगेट वाले तो इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। एक्चुअल में ये दो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। कैसा दो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है? तो ये है x1 प्लस x2 प्लस y1 माइनस y2 बाई 2, ये पहला प्लेस हो गया एब्सिसा का, और y1 प्लस y2 माइनस x1 माइनस x2 बाई 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2 बाई 2 और y1 प्लस y2 प्लस x1 माइनस x2 बाई 2। ये जो यहां b हमने लिखा है एक्चुअल में दो कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा है। कैसा दो कोऑर्डिनेट? यहां ऊपर पहले प्लस है और यहां ऊपर पहले माइनस है, तो इसका प्लस और इसका माइनस एक कोऑर्डिनेट देगा, एक पॉइंट देगा, और नीचे इसका माइनस लेंगे तो इसका नीचे वाला इसका प्लस लेंगे तो वो एक कोऑर्डिनेट देगा। तो ये दो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले केस में भी दो कोऑर्डिनेट मिल रहे थे। हमने वहां पे आपको समझाया था कि दो कोऑर्डिनेट मिलने का रीजन क्या था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हमने बताया था कि अगर दो पॉइंट पता है तो तीसरा पॉइंट हम ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। तो वहां पर क्या हो सकता है, दो तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। तो वो दोनों वर्टेक्स फाइंड हो जाते हैं, ऊपर कोई बनाए या कोई नीचे बनाए। ऐसे ही अगर ये हाइपोटेनियस तुमको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया तुमको, हाइपोटेनियस का एंड पॉइंट दिया है, बी नहीं दिया हुआ है। किसी बच्चे से बोल दो कि यार ये और ये दो पॉइंट है और ये लाइन हाइपोटेनियस है, तुम क्या बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो बच्चा बोलेगा कि सर हम तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे भी बना सकते हैं, और कोई अगर शैतान बच्चा है क्लास में बैठा हुआ तो वो क्या बोलेगा कि नहीं हम तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे। ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक, तो अब तुम अगर ये कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, या ये कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इस मेथड से दोनों कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला भी कोऑर्डिनेट आ गया और ये वाला वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये दो रिजल्ट इसीलिए आते हैं, यही कारण है कि हमको यहां पर दो रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ इसका एक फायदा और भी हुआ जो आपको अब समझ में आएगा। इन दोनों से क्या फायदा हुआ, हमको ये भी पॉइंट मिल गया और ये भी पॉइंट मिल गया। ठीक, यानी कि हम इस फार्मूले का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन में भी कर सकते हैं कि ये पूरा फिगर अब एक स्क्वायर हो गया। क्या, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल था और ये दोनों साइड बराबर थी, और इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों साइड बराबर, तो ये चारों साइड आपस में बराबर हो गई, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो अगर अब तुमसे ये पूछे कि एक स्क्वायर में हाइपोटेनियस या उसके डायगोनल का एंड पॉइंट पता है, तो दूसरे डायगोनल का एंड पॉइंट निकालो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये डी लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो अगर मान लो कोई बच्चा बोले कि यार एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का, या किसी क्वेश्चन में पूछे कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के डायगोनल का एंड पॉइंट पता है, किसी एक डायगोनल का एंड पॉइंट पता है, यानी ए और सी पता है, उसका दूसरा जो एंड बच रहा है बी और डी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बी और डी का कोऑर्डिनेट यही तो है, इसमें एक बी का है एक डी का है। अब कोई एक बी का होगा कोई एक डी का होगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा किसका है, बट ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग दो काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, अगर किसी भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस का एंड पॉइंट देकर के तीसरा वर्टेक्स पूछ दे तो भी यही यूज करेंगे। दो आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता है तीसरा पॉइंट, ये भी हो सकता है तीसरा पॉइंट। या अगर ये पूरा बोले कि ये तो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में एक डायगोनल का एंड पॉइंट पता है, तो दूसरे डायगोनल के एंड पॉइंट क्या होंगे, यानी बी और डी उसके दूसरे डायगोनल के एंड पॉइंट है, तो भी तो रिजल्ट यही होगा। यानी इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम यहां पर दो चीजों को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट, समझ गए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट, अगर हाइपोटेनियस का एंड पॉइंट पता है तो, और स्क्वायर का ये दोनों वर्टेक्स, इन दोनों को इजीली इस फार्मूले का इस्तेमाल करके फाइंड किया जा सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल देख लो,
मान लो, नोट कर लीजिएगा इसको, ये सब चीज़ें जितनी भी रिमार्क लिखवाई जा रही हैं सारी चीज़ों को कहीं पे कॉपी में आप नोट करते रहिए, और नोट तो सब कुछ करते रहिए जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाई जा रही हैं सारी चीज़ों को नोट करते चलिए। ये नहीं कि वीडियो पलट के फिर देख लिया और क्या कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। कॉपी में अपना नोट्स बनाइए, हर चीज़ नोट करिए। अभी हम लोग चूँकि डिस्टेंस फार्मूला पे ही हैं और सेक्शन फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला में अभी हम क्वेश्चन बीच बीच में बहुत नहीं करा रहे हैं। कारण क्या है कि इसमें जो भी क्वेश्चन अभी बनने लायक हैं वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी 9th-10th में किए हुए हैं बेसिकली 10th में किए हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपनी 10th की बुक से भी कर सकते हैं, या उस वैसे क्वेश्चंस आप 11th की बुक में भी जो आपको मिलते हैं उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सबको पहचानने का या अगला वर्टेक्स निकालने का। तो इन सभी पे जो अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी वो थोड़ा सा टॉपिक, अभी तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, थोड़ा सेक्शन फार्मूला पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का कंबाइन करके हम लोग एक साथ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे टॉपिक पे जाएंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद या टॉपिक के खत्म होने के बाद उस पर अच्छी खासी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। जेई के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो जेई एडवांस और जेई मेंस में पूछे हुए हैं। आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कुछ टॉपिक वाइज होंगे वो भी कराए जाएंगे हर टॉपिक पे। मान लो कि तुमको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का दो कोऑर्डिनेट, किसी वर्टेक्स का, किसी डायगोनल का, कोई डायगोनल है, AC भी हो सकता है, BD भी हो सकता है, उसका कोऑर्डिनेट पता है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है और इसका कोऑर्डिनेट -1 और 4 है। ठीक, तुमसे कहा गया कि 2, 3 और -1, 4 अगर किसी स्क्वायर के डायगोनल के एंड पॉइंट्स हैं तो उसी स्क्वायर के अदर टू जो वर्टेक्स बचे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। यानी B का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, D का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अभी जो फार्मूला लिखा था अप्लाई कर दो। इसमें इसको तुम मान लो x1 y1 और इसको तुम मान लो x2 y2। फार्मूला तुम्हारे पास है, दोनों में अलग अलग रखना चाहते हो तो अलग अलग रखो, या एक साथ लिख करके और बाद में उसको सेपरेट कर लो। जैसे एक साथ फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, प्लस माइनस एक साथ लिखा हुआ, तो क्या फार्मूला था देख लो, क्या था, x1 प्लस x2। ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट एक साथ आ जाएगा। ठीक, x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 बाई 2 और y1 प्लस y2 माइनस प्लस x1 माइनस x2 बाई 2। फार्मूले की प्रैक्टिस जो है, जब भी क्वेश्चन आए तो फार्मूला जरूर लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। फार्मूला उससे धीरे धीरे याद हो जाएगा और देखते भी रहिए। यहाँ पर x1 और x2, x1 2 है और x2 -1 है, तो 2 - 1 प्लस माइनस y1 माइनस y2 मतलब 3 - 4 अपॉन 2। और यहाँ पर क्या हो गया, y1 प्लस y2 मतलब 3 + 4 माइनस प्लस x1 माइनस x2 मतलब 2 - -1 अपॉन 2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कभी भी कोऑर्डिनेट अगर आप लिख रहे हैं तो 3 लाइन से लिखिए, पोजीशन की बात कर रहा है। यहाँ हो गया 1 ± -1 अपॉन 2। यहाँ क्या हो गया 7 माइनस प्लस, ये दोनों मिलकर के 3 हो गया अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ पर जब इसका प्लस लोगे तो यहाँ इसका माइनस लोगे, एक कोऑर्डिनेट आएगा, तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 + -1/2 और 7 - 3/2। ये कितना हो गया 1 - 1 0 और यहाँ पर क्या हो गया 4/2 यानी 2। तो एक आंसर आपका क्या हो गया, एक एंड पॉइंट क्या हो गया 0 और 2 हो गया। इसमें एक कोऑर्डिनेट और भी है क्या, अब इसका माइनस नीचे वाला लेंगे तो इसका क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 - -1/2 और 7 + 3/2। अब ये क्या हो गया तुम्हारा 1 + 1 2/2 यानी 1 हो गया और ये 10/2 यानी 5 हो गया। तो एक रिजल्ट क्या आया 1 5 और एक रिजल्ट आया 0 2। यानी जो तुम्हारा B और D है यहाँ पर, इस B और D का जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना था,
इन बी और डी में एक का कोऑर्डिनेट कितना है 15 और दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना है 02। अब तुमसे कोई बोले यार इसका 02 है या इसका 15 है, तो वो यहाँ पर अभी कोई इशू नहीं है। आप बस ये देखो कि आपसे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो यही बोलेगा कि स्क्वायर के एक डायगोनल का एंड पॉइंट पता है तो दूसरे डायगोनल का एंड पॉइंट निकालो, तो निकल गए दोनों डायगोनल पॉइंट 02 और 15। अब कौन सा कौन है ये यहाँ पे इशू नहीं है। उसके लिए फिगर को आपको डायग्राम को कोऑर्डिनेट प्लेन पर बना करके और देखना पड़ेगा कौन सा किधर लाई कर रहा है कौन सा किधर। और खैर नाम तो आप ही ने रखा है बी और डी, तो उसने तो रखा नहीं है, तो आप बी उसको बोल दो या बी इसको बोल दो, क्या फर्क पड़ने वाला। आप इधर से ए बी सी डी आ जाओ या इधर से ए बी सी डी चले जाओ, नाम पे तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। खैर अगला रिमार्क देखते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते रहिए। अगला एक रिमार्क और है, और भी जो पॉइंट्स इसमें हैं इंपॉर्टेंट लिखवाते जाएंगे, नोट करते रहिए और क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करिए। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। पांचवा पॉइंट एक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ midpoints of a triangle are known, then the coordinate of vertices of that triangle will be। क्या कह रहा है, इसकी बात को समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रेंगल में, एक्चुअल में ये जो यहाँ पर लिख दिया हमने रिमार्क, एक जगह थोड़ा सा नोट कर दे रहे हैं, ठीक भी रहेगा। ये एक्चुअल में रिमार्क का जो यूज़ है या जो ये रिमार्क डिराइव होगा वो सेक्शन फार्मूले से डिराइव होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, मान लो कि तुम्हारे पास कोई ट्रेंगल है, ठीक, कोई ट्रेंगल है तुम्हारे पास ए बी और सी। इस ट्रेंगल में तीनों जो साइड हैं उनके मिड पॉइंट्स पता है तुमको। जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा सा अकेला इसी पे क्वेश्चन नहीं था, मिड पॉइंट दे करके और इस ट्रेंगल के बारे में कुछ चर्चा थी। ये क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, थोड़ा सा सेंटर वगैरह और डिस्कस कर लेंगे बिकॉज उसमें सेंटर वगैरह का भी यूज है। तो याद रखो कि ये रिमार्क वहीं से उठाया गया है। तो यहाँ पर ए बी सी है और मान लो कि इसका मिड पॉइंट डी है। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों बराबर हैं। इसका मिड पॉइंट ई है मतलब ये दोनों बराबर हैं। इसका मिड पॉइंट एफ है मतलब ये और ये बराबर हैं। यानी बी डी और सी डी बराबर है, ए ई और ई सी बराबर है, ए एफ और इधर एफ बी या बी एफ बराबर है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट हमको गिवन है, लिखा हुआ है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल आर नोन। यानी ये मान लो हमको पता है x1 y1, ये मान लो हमको पता है x2 y2 और ये मान लो हमको पता है x3 y3। और अब हमसे बोला कि यार a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, हमको ABC का वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में तीनों साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता है और हमको क्या चाहिए, हमको उन तीनों के वर्टेक्स का, तीनों के जो कॉर्नर्स हैं ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स हैं उनका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को या इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए हमें थोड़ा सा सेक्शन फार्मूले में लग जाना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला यूज़ करने के बाद से लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में आप पढ़े हैं उसको यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। और इसका जो प्रोसेस है ABC फाइंड करने का, ये लगभग मिनिमम आपका 2 से 3 मिनट का समय अकेले बर्बाद कर देगा, ठीक है कुछ नहीं, इजी गोइंग है। चलो अच्छा तुम लोग को दिखा देते हैं कि क्या होगा। एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे, पहले ऐसे ही इसको देख लो। तो ऐसी सिचुएशन में तो अभी नोट नहीं करना, अभी तुम देख लो परेशानियां कि आखिर देखो होता क्या है कि किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस कब समझ में आती है, जब उसका बेनिफिट समझ में आए, ठीक है, उसका क्या फायदा है, इसका क्या बेनिफिट है। अभी तो लग रहा है यार ये तो तीनों पता है, ये तीनों निकालने के लिए कहाँ फार्मूला लिखवाएगा, रटने जाएंगे,
हम तो निकालेंगे ऐसे ऐसे करके। तो हम दोनों चीज़ें यहाँ अपॉर्चुनिटी आपको दे देते हैं, जो बेटर लगे। तो जब आपको लगेगा कि बाप रे बाप ये क्या हो रहा है, तो वो खुद ही आप याद कर लोगे, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पर मान लिया, सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया कि ए का कोऑर्डिनेट a1 b1 है, ठीक है, या ए बी है। बी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि अल्फा बीटा है, और सी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि एक्स वाई है, ठीक। हमको ए बी चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए और एक्स वाई चाहिए, यही तो तीनों का कोऑर्डिनेट है, ठीक। और हमें दिया क्या हुआ है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। थोड़ा बहुत आप लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, अभी हम आगे बताएंगे भी, तो उस हिसाब से देखो, तुमको ए पता है, बी पता है, सी पता है। अब बताओ बी पता है और सी पता है, तो डी निकाल सकते हो क्या। बी तुमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा मान लिया। सी तुमने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया। तो अब अगर तुमको अल्फा बीटा और एक्स वाई पता है, तो तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो क्या, अल्फा प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स वन, और बीटा प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू वाई वन। सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट पढ़े होंगे क्लास 10th में सभी लोग। अभी हम हालांकि आगे पढ़ाएंगे भी अभी सेक्शन फार्मूला। इस फार्मूले से यूज करके तुम लिख सकते हो यहाँ से इक्वेशन क्या, अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x1, एक इक्वेशन बना, और यहाँ पर क्या हो गया, बीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 2y1, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक। अब ऐसे ही यहां पर करो ए और सी। ए को हमने क्या मान रखा है, ए बी, तो ए और सी का मिड पॉइंट ई है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली अल्फा ए, सॉरी इसी की तरीके से उसको भी लिखो, मिड पॉइंट है E1, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स बराबर 2x2, तीसरा इक्वेशन, और b प्लस वाई इज इक्वल टू 2y2, चौथा इक्वेशन। ऐसे ही यहां पर इसका और इसका मिड पॉइंट ये है तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस अल्फा बराबर 2x3, पांचवा इक्वेशन, और b प्लस बीटा इज इक्वल टू 2y3, ये क्या हो गया, छठा इक्वेशन हो गया। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए, और इन सभी इक्वेशंस का यूज करके हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा बीटा ए बी और एक्स वाई, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अगर हम इसमें से इक्वेशन सेलेक्ट करें, पहले एक्स वाला ले लो, ये वाला और ये वाला, तीनों इक्वेशन ले लो। तीनों इक्वेशन अगर लोगे तो तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो जोड़ करके इन तीनों इक्वेशंस को अगर जोड़ोगे तो अल्फा यहाँ पर एक बार दो बार आया, एक्स भी दो बार आया, और यहाँ पर ए भी दो बार आया, तो क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2x1 प्लस 2a इज इक्वल टू, इधर क्या है 2x1 2x2 2x3, तो हो जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3। अब यहाँ 2 अगर दोनों तरफ से कॉमन लेके काट दें तो अल्फा प्लस x1 प्लस अल्फा प्लस x, नॉट x1, ठीक है, अल्फा प्लस x प्लस ए इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये एक इक्वेशन आया तुम्हारा 7th इक्वेशन। अब हम अगर इस इक्वेशन का यूज करें इसके साथ, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अगर इसके साथ सॉल्व करते हैं तो घटा दें, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो अल्फा एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई मतलब इसका ये ए आया। ऐसे ही अब इसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी, इसमें से अब इसको माइनस कर दोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब अभी किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई, अल्फा की वैल्यू आई और एक्स की वैल्यू आई। अब फिर इन तीनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, फिर बी की, बीटा की और वाई की वैल्यू आएगी। तो ये प्रोसेस है तो आसान, नो डाउट, बट इस प्रोसेस में आप देख रहे हो कितना काम आपको करना पड़ रहा है। पता चला जितनी देर में आप बैठ करके ये लीपापोती करोगे, दूसरा बच्चा तब तक क्वेश्चन करके तीसरा क्वेश्चन कर रहा होगा। तो जेई में क्वेश्चन में आपको आ रहा है, उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपकी स्पीड कैसी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आ जाएगा और 10 मिनट का समय खाएगा, तो हम क्यों फोकट में इस क्वेश्चन के लफड़े में पड़ेंगे, इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, एग्जाम के बाद से अगर समय बचता है, मेरे पास पेपर करने के बाद 10 मिनट समय बच जाता है, तो इसको ट्राई करेंगे। बैठ करके ये आ रहा है इस खुशी में, इसमें 10 मिनट बर्बाद कर देना होशियारी नहीं है। जब तक तुम इसका 10 मिनट में वेस्ट करोगे, तब तक पता चला कि कोई बच्चा 5 क्वेश्चन कर लिया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ऐसा थोड़ी है कि तुमको एक्स्ट्रा बोनस मार्क मिलने वाला है कि नहीं यार इस क्वेश्चन को बच्चे ने खूब कर लिया है, कोई नहीं किया तो अलग से नंबर दे दें। 4 नंबर का ये भी होगा, 4 नंबर का सारा क्वेश्चन होगा, तो हम उस 4 नंबर में अलग 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन करेंगे तो 20 मार्क्स का होगा, और 10 मिनट यहाँ बर्बाद करके 4 नंबर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो टाइम किल करें, और जेईई ऐसा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पेपर लेंदी बनाने के लिए हर साल देता है, उलझाने के लिए कि बच्चा उस क्वेश्चन में उलझ जाए और गड़बड़ कर दे। तो ऐसी चीज़ों को भी सेलेक्ट करना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले चुनना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा छोड़ करके बाद में करना है। ठीक, तो यहाँ पर इसमें हम लोग समय कैसे बचा सकते हैं, देखो यहाँ पर समय बचाने का बेस्ट मेथड क्या है, ये देखो पहले देख लेते हैं। चलो मान लो ये आ गया, पहला वाला इक्वेशन यहाँ भी लिखा हुआ था, तुम बैक करके देख लो। पहला वाला इक्वेशन शायद था आपका अल्फा x1, अल्फा था, x था, अल्फा x बराबर 2x1, शायद इस तरीके का इक्वेशन था पहला वाला। इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दोगे अगर, तो ये कैंसिल, कितनी वैल्यू आएगी, a इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो x1 माइनस 2x1 करोगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 माइनस x1। ये किसकी वैल्यू आई, ये a की वैल्यू आई। इसी तरह b की आएगी, c की आएगी, d की आएगी, इक्वेशन में निकलेगा। इसी को याद करा देते हैं तुमको, तरीका देखो, सिंपल मेथड याद हो जाएगा अभी तुरंत कि कैसे निकलेगा। कभी भी ये सब नोट नहीं करना, ये सब तुमको समझाने के लिए बताया कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस तुमको समझ में आएगा कि ओ ये तो यार सही है, ऐसे ही कर लेना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ a निकला था x2 प्लस x3 माइनस x1, देखा आप लोगों ने। अब देखो उसका प्रोसेस बताते हैं। मान लो कि तुमको वर्टेक्स चाहिए कौन सा, a का, a तुमको चाहिए। ठीक, तुमको क्या दिया हुआ है, एक ट्रेंगल दिया है, ट्रेंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। मतलब तुमको क्या क्या पता है, तुमको पता है d पता है, e पता है और f पता है, और a b c का कोऑर्डिनेट चाहिए। a का कोऑर्डिनेट देखो कैसे लिखने जा रहा है, याद कर लो तुरंत देख करके। a का कोऑर्डिनेट लिखने का शॉर्ट तरीका, a किससे किससे मिलकर बना है, इस लाइन और इस लाइन से। तो इन दोनों लाइन से मिलकर के a बना है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, और ये अपोजिट लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट घटा दो। तो a का हम कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं कौन सा, यहाँ पे पहला किसका प्लेस होता है, x का। तो x देखो, इन दोनों के x को जोड़कर इसका x घटा दो, तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 माइनस x1। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे a की वैल्यू यही आई थी। और इसका y कोऑर्डिनेट लिखना है, तो दोनों के y को जोड़ के इसका y घटा दो, y2 प्लस y3 माइनस y1। ऐसे ही b का कोऑर्डिनेट बोल दो, लिख लोगे, b चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो, b इन दोनों से मिलकर बना हुआ, और ये घटा दो, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2। c क्या हो जाएगा, बोलो c निकालना है तो इन दोनों को, c कैसे बना, इन दोनों से मिलकर बना है, और ये अपोजिट है, तो इन दोनों को जोड़ दो और उसको घटा दो, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस x3, और यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y2 माइनस y3। इस मेथड से हम लोग यहाँ पर c का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो किसी भी ट्रायंगल में साइड्स का मिड पॉइंट पता है, तो वहां पर वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए ये सबसे बढ़िया अप्रोच है। अब एक पॉइंट और देखो, 6th पॉइंट, ये भी रिमार्क अच्छा है। रिमार्क पॉइंट्स को ध्यान से दिमाग में रखते जाओ, पूरे चैप्टर में ढेर सारे रिमार्क और ढेर सारे नोट पॉइंट मिलेंगे, इन्हीं से तुम्हारे जेईई के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। छठा पॉइंट देखते हैं। यह भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास 10th में आप लोग ट्रायंगल की एरिया वगैरह हालांकि निकालने के लिए जानते होंगे, उस पर ये रिमार्क हम बताने जा रहे हैं, और एरिया हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी, यहाँ पर भी हम एरिया डिस्कस करेंगे अभी आगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि जो 10th में पढ़े हो ज़बरदस्ती का थोड़ा बहुत रिकॉल भी करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी अगर लग रहा है कि नहीं सेक्शन फार्मूला हम 10th में नहीं पढ़े थे, समझ में नहीं आया था, अभी सेक्शन फार्मूला आएगा, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन फार्मूला ही हम लोग पढ़ेंगे। एरिया हमने नहीं पढ़ा था, एरिया तो अगले वीडियो में सेक्शन फार्मूले के जस्ट बाद एरिया भी आएगा। बट यहाँ पर हम पहले एरिया की प्रॉपर्टीज लेकर आ रहे हैं कि यहाँ तुम अपने दिमाग में रिकॉल करो चीज़ों को कि क्या हम एरिया 10th में पढ़े थे, याद है कि भूल गया। खैर
तो एक प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, फिर उसका आपको दिखाएंगे कि ये प्रॉपर्टी क्यों ऐसे आप कह रही है। इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertices of an, या सीधे लिखो vertices of a triangle such that x1 y1 x2 y2 x3 y3 all are rational, then that triangle never be a इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा रिमार्क है। क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब समझो। कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता है। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है। मतलब हमने यहां पर एक ट्रायंगल देखा, उस ट्रायंगल का सपोज कर लो नाम है ए, बी और सी। ये सब चीजों को नोट करते रहो। पूरे कोनिक सेक्शन में आपको कम से कम सैकड़ों रिमार्क्स मिलेंगे, और वो रिमार्क जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे, जेई का या पैकेज सॉल्व करने बैठोगे, यहाँ जो हम क्वेश्चन कराएंगे उनको यूज करोगे तो काफी फायदा होगा उससे आपको। मान लो इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 दे दिया, और इसका कोऑर्डिनेट आपको x3 y3 दे दिया। और यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो है वो कोई ना कोई तो नंबर होगा। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? कोऑर्डिनेट में होता है 1 2 -1 0 1/2 13/14, कुछ भी इस तरीके के नंबर्स यहां पर होंगे। तो अगर ये सारे के सारे नंबर्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैसे हैं? रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर वगैरह भी आप लोग पढ़े होंगे। काफ़ी जूनियर लेवल से रेशनल इरेशनल पढ़ते आ रहे हैं, जैसे √2 √3 ये सब चीज़ें इरेशनल है, पाई इरेशनल है। बट ये जो नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, ये सब नंबर कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। बाकी इनकी डिफिनीशन वगैरह भी पढ़े थे आप। तो यहाँ पर जो सारे के सारे वर्टेक्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स में सभी के सभी कैसे हैं? रेशनल हैं। तो ये ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमको कोऑर्डिनेट दे दिया 2 5 3 1 और 7 -1, और बोला जाए कि बताओ कि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है। तो पहले तुम सीधे बोल दो कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल तो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। स्केलन हो सकता है, चेक कर लेंगे। आइसोसेलेस हो सकता है, चेक कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, चेक कर लेंगे। बट इक्विलैटरल चेक भी करोगे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये 6 के 6 जो नंबर्स हैं ये सभी अगर रेशनल हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। भैया क्यों नहीं हो सकता? चलो देखते हैं। चलो एक कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, इसका डेरिवेशन समझने की कोशिश करो। कंट्राडिक्शन मेथड एक होता है किसी चीज को डिराइव करने का। जैसे कोई चीज अगर कह रहा है कि ये नहीं हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कि नहीं यही होगा, और बाद में कहीं ना कहीं उसमें हमको क्या मिल जाए कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। जैसे हम लोग को याद होगा, आप लोग क्लास 10th में क्वेश्चन करते थे, काफ़ी पढ़े थे, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता था, खूब प्रैक्टिस। जिनको नहीं समझ में आता था बच्चे रट भी जाते थे। ये √2 इरेशनल है, 10th में √3 इरेशनल है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे? कहते थे कि यार हम √2 को रेशनल मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करते थे। तो ऐसी चीज़ें क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए दे रहा है उसका अपोज करके अपने से उल्टा मान लो। इस मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है। तो यहां पर इसने बोला कि यार ये सभी अगर रेशनल हैं तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं हो सकता। हम बोलेंगे कि ना, हम चलो मान लेते हैं कि सभी रेशनल हैं, और मान लेते हैं कि लेट ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम मान लेते हैं कि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये सभी रेशनल भी हैं। ये भी हमने मान लिया कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी रेशनल हैं, फिर भी ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ठीक। अब अगर ये आगे ये मेरी बात को कहीं ना कहीं अगर इसको
इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होना होगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये ट्रबल करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की तुमने एरिया पढ़ी है कभी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया आप लोग काफी पहले भी पढ़े होंगे, √3/4 साइड का स्क्वायर। क्यों? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको √3/4 साइड, किसी को भी कोई भी साइड ले लो। कोई भी साइड क्यों ले लो? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारी की सारी साइड बराबर होती है। हमने मान लिया है कि एबीसीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कोई भी साइड ले लेते हैं, बीसी ले लेते हैं, बीसी का स्क्वायर ले लेते हैं। चलो √3/4। बीसी कितना है? बीसी मतलब बी और सी के बीच की डिस्टेंस। बीसी मतलब डिस्टेंस फार्मूला में पढ़े, बीसी मतलब बी और सी के बीच की डिस्टेंस। क्या होगी बीसी की वैल्यू? तो बीसी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले से क्या हो जाएगी? x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। और बीसी का स्क्वायर चाहिए तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? एरिया हो गया ट्रायंगल एबीसी का। ये जो ट्रायंगल का एरिया आया, ये जो रिजल्ट आया, तुम बताओ कि ये रिजल्ट रेशनल है कि इर्रेशनल है? जल्दी बोलो। ये जो आया ये रेशनल है कि इर्रेशनल है? देखो ये 4 क्या है? रेशनल। ये क्या है? किसी नंबर का, ये दोनों तो रेशनल थे। हमने मान रखा है कि ये सारे के सारे x1 y1 x2 y2 या गिवन ही है कि वो इर्रेशनल है ही, रेशनल ही है। तो ये सारे, ये दोनों नंबर रेशनल है, तो दो रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल और उसका स्क्वायर भी रेशनल। तो ये पूरा कैसा है? एक रेशनल नंबर है। और ये क्या है? रेशनल। और उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई बोले कि 2√3 कैसा है? इर्रेशनल है। 5√3 प्लस √2 कैसा है? इर्रेशनल है। तो अगर हम किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा नंबर आएगा? वो इर्रेशनल आएगा। ठीक। इसमें एक चीज और है, अगर ये 0 हुआ तो नहीं आएगा, तब रेशनल आ जाएगा। अगर ये सारा का सारा नंबर रेशनल हो अदर देन 0 के अलावा कोई रेशनल नंबर हो तो √3 से मल्टीप्लाई होगा या इर्रेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? एक इर्रेशनल नंबर आएगा। यानी इस ट्रायंगल की एरिया कैसी आ गई? इर्रेशनल आ गई। अब चलो एरिया और निकालते हैं। एरिया निकालने का एक फार्मूला और भी है। ये तो एरिया निकालने का फार्मूला था, साइड अगर पता हो तो। एक एरिया निकालने का फार्मूला हम लोग और पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में। क्या होता है फार्मूला? याद होगा, 1/2 होता है, याद है सबको? और क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और भी कुछ होता है इसमें? और भी कुछ होता है? एरिया का फार्मूला ऐसा ही लिखा हुआ है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। कहीं स्क्वायर वगैरह भी होता है? बोलिए। तो इस तरीके से जो भी यहां पर वैल्यू आई, फार्मूला, ये एरिया का फार्मूला है। रिकॉल करो, क्लास 10th में ऐसा फार्मूला पढ़े हुए हो। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट का, अगर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है तो उसकी एरिया निकालने के लिए ऐसा कुछ फार्मूला वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो अब यहाँ पर बताओ कि अगर ये भी इसी ट्रायंगल की एरिया है और ये भी उसी ट्रायंगल की एरिया है, तो एक ट्रायंगल की एरिया तुम चाहे इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निकाल तो तुम इसी ट्रायंगल की एरिया रहे हो, या तो इस मेथड से निकालो या तो इस मेथड से निकालो, ट्रायंगल की एरिया तो बदल नहीं जाएगी। एक ट्रायंगल की अगर एरिया निकाल रहे हो और मेथड अलग अलग है तो ट्रायंगल की एरिया नहीं चेंज होगी, ट्रायंगल की एरिया सेम रहेगी। उसी ट्रायंगल की एरिया ये भी है, उसी ट्रायंगल की एरिया ये भी है। लेकिन जरा ये देखो, ये जो यहाँ पर रिजल्ट है ये रेशनल है कि इर्रेशनल है? x1 y2 माइनस y3 x2 y3, ये सारे के सारे जब रेशनल हैं तो इन रेशनल्स को आपस में अगर कोई ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके यूज करते हो तो भी तो ये नंबर रेशनल ही रहेगा। तो ये नंबर कैसा नंबर हो गया? रेशनल हो गया। अब यही कहानी फंस गई। क्या फंस गई? उसी ट्रायंगल की एरिया एक बार इर्रेशनल आ रही है और उसी सेम ट्रायंगल की एरिया रेशनल आ रही है।
तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि एक ही चीज की एरिया एक बार रेशनल हो जाए और एक बार इरेशनल हो जाए? ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। या तो ये रेशनल इरेशनल जो यहां पर आया ये गड़बड़ आया, या तो हमने जो ऊपर से यहां काम करना शुरू किया वहां कुछ गड़बड़ी हुई। तो ये दोनों तो सीधे सीधे आप बचपन से फार्मूला पढ़ते आ रहे हो, उसी फार्मूले के बिहाफ पे हुआ है। तो ये इरेशनल और ये रेशनल ये तो यहां पर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि तुमने जो इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लिया, यही गलती हुई है। ठीक है, ये एरिया वाला मेथड तो सही था, ये तो कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया निकाल लिया। बट ये एरिया हम लोग कब निकाले थे? अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल था वो मान करके निकाले थे। इसका मतलब कि ये जो इरेशनल आया ये गड़बड़ आया। आना कैसा चाहिए था? रेशनल आना चाहिए था। इरेशनल कब आया? जब तुमने ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल मान करके एरिया निकाली थी। यानी कि ये ट्रायंगल तुम्हारा कैसा है? इक्विलैटरल नहीं है। यानी किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सारे वर्टेक्स रेशनल नहीं हो सकते, नहीं तो इस तरीके की दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहां पर डेराइव भी हो गई कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नहीं हो सकते। अगर वो सारे के सारे रेशनल हैं तो ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं हो सकता। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। आइदर ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर रेशनल और ट्रायंगल में बी इक्विलैटरल, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है कि सारे कोऑर्डिनेट के पॉइंट रेशनल भी हो जाएं और ट्रायंगल इक्विलैटरल भी हो जाए। ठीक, तो ये कुछ रिमार्क पॉइंट्स थे। इन रिमार्क पॉइंट में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी और देखी। अब अगला हम लोग का जो वीडियो होगा या जो लेक्चर होगा वो सेक्शन फार्मूले से स्टार्ट होगा। डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों का कवर हो गया। डिस्टेंस फार्मूले के साथ साथ हम लोगों ने बहुत से इसमें रिमार्क पे पॉइंट्स भी देखे और सीखे, और बाकी चीज़ों को अब हम लोग आगे सेक्शन के बाद देखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला और एरिया ये दोनों टॉपिक करने के बाद फिर हम लोग इन सभी पे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।